हमने यही पढ़ा था ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आंसर करता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, इस अकॉर्डिंग हमने देखा था। और वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो भी वर्ब जिसका भी आंसर करेगी वो किसके अकॉर्डिंग करेगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आंसर करेगी, ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे हमने शी पेंटेड द वॉल, तो शी पेंटेड व्हाट, तो वर्ब आंसर कर रही है, शी पेंटेड उसने पेंट करा, बट व्हाट ऑब्जेक्ट जो जो वर्ब है ना वो बता रहा है काम तो कर रहा है, बट व्हाट तो वर्ब का आंसर कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट आते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। लिखो इनट्रांजिटिव वर्ब्स, दोज वर्ब विच डिडंट गिव द आंसर ऑफ व्हाट एंड whom। ये वो वर्ब्स होती हैं जो व्हाट और whom का आंसर नहीं देती है। हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती है व्हाट और whom का आंसर देती है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर वो व्हाट एंड whom का आंसर नहीं देती है। ये आंसर देती है किसका, व्हेन का। किसका आंसर देती है, व्हेन का। व्हेन का आंसर कौन देता है, एडवर्बियल, एडवर्बियल देता है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, आई वर्कशिप इन द मॉर्निंग। अब आई वर्कशिप, अब हमने देखो ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या देखा था, आई वर्कशिप द गॉड, आई वर्कशिप हु, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हु का आंसर कर रहा है, और सब्जेक्ट जो वर्ब है वो हमारी बता रहा है आई वर्कशिप, मैं पूजा कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट बता रहा है किसकी कर रहा है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इनट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो एडवर्बियल होगा, मतलब हु और वट का, हुम और वट के अलावा किसी का भी आंसर कर सकती है वर्ब। जैसे आई वर्कशिप इन द मॉर्निंग, मैंने लिखा है सेंटेंस, अगर मैं बोलती हूँ आई वर्कशिप इन द मॉर्निंग, तो आई वर्कशिप व्हेन, व्हेन, तो व्हेन आ गया, इन द मॉर्निंग, व्हाट एंड whom का आंसर नहीं दिया है। जो वर्ब व्हाट एंड whom का आंसर नहीं देंगी वो होती है इनट्रांजिटिव वर्ब्स, और जो वर्ब व्हाट एंड whom का आंसर देगी वो होगी ट्रांजिटिव वर्ब्स। इज इट क्लियर? जैसे द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, तो ये द बिल्डिंग कोलैप्स्ड क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स हो गई। द बिल्डिंग व्हाट का आंसर थोड़ी ना दे रही है, इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब क्या है, कोलैप्स्ड है ना, इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसका। द बिल्डिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, बिल्डिंग गिर गई, टूट गई। हाँ, तो व्हेन का, व्हाट एंड whom का तो देना ही नहीं है ना आंसर, चाहे व्हेन का दे ना दे, मेन होना चाहिए कि व्हाट एंड whom का आंसर नहीं आना चाहिए, उसके अलावा किसी का आंसर दे रही है तो ठीक है, नहीं दे रही है तो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट डायट्रांजिटिव वर्ब्स। देखो ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमने पढ़ा जिसमें व्हाट एंड whom का आंसर दे रही है, इनट्रांजिटिव में व्हाट एंड whom का आंसर नहीं दे रही है। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर है कि जिनके पास दो ऑब्जेक्ट हैं और वो व्हाट एंड whom दोनों का ही आंसर कर रहे हैं, विच हैव टू ऑब्जेक्ट्स गिवन आंसर ऑफ व्हाट एंड whom। डाई मतलब दो चीज, डाई का मतलब क्या है, दो। इसके अंदर इन सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है व्हाट एंड whom का आंसर करते हैं। ठीक है, जैसे ही टीचेज मी इंग्लिश, ही टीचेज whom, मी, एंड व्हाट टीचेज, तो मी एंड इंग्लिश क्या हो गया, दो ऑब्जेक्ट हो गए जिसमें एक whom का आंसर कर रहा है एंड एक व्हाट का आंसर कर रहा है। इज इट क्लियर? मी के नीचे अंडरलाइन करके लिख लो whom, एंड इंग्लिश का नीचे अंडरलाइन करके लिख लो व्हाट, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मी एंड इंग्लिश किस चीज का आंसर कर रही हैं, और टीचेज आपका वर्ब हो गया। ठीक है, ये हो गया आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। एक और एग्जांपल लिखो, ही गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, he give me a piece of advice, he give whom, me, and what, a piece of advice। देख लिया, दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर, एक what का आंसर कर रहा है, अगेन whom का आंसर कर रहा है। डन। नेक्स्ट लिखो नॉन फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, या फिर नाउन फ्रेज भी कहते हैं इसको। नॉन फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट या नाउन फ्रेज, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के ही नाम है, नॉन फाइनाइट को हम इनफाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, नाउन फ्रेज भी कहते हैं।
Non-finite verbs are those verbs which is neither affected by tense nor subject. Non-finite verb are those verbs which is neither affected by tense nor subject. Is that it is non-controllable verbs. अगर आपके पास ऑप्शन आया था ना विच इज नॉन कंट्रोलेबल वर्ब्स, तो उसका आंसर है नॉन फाइनाइट वर्ब्स या इनफाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स की पहचान आपको पता है? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, नॉन फाइनाइट जिस सेंटेंस के अंदर, जो सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब होगी उसके अंदर दो वर्ब्स होगी. एक तो मेन वर्ब होगी जो टेंस के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और एक वर्ब आती है पीछे जिसके अंदर हमने 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे यू कम हेयर टू अटेंड द क्लास, हमने एग्जाम्पल किया था यू कम हेयर टू अटेंड द क्लास. तो यू कम हेयर में कम इज अ वर्ब. ठीक है, अगर यू के साथ चेंज होता है, यू के साथ अगर मैं पास्ट में यूज कर दूं यू केम कर दूंगी, यू केम हेयर टू अटेंड द क्लास, टू अटेंड सेम रहेगा, टू अटेंड हमारा चेंज नहीं होगा. इज इट क्लियर? देख लिया, दो वर्ब्स होती है इसके अंदर, यू कम हेयर टू अटेंड द क्लास, यू केम हेयर टू अटेंड द क्लास. ठीक है, और या फिर यू कम्स हेयर टू अटेंड द क्लास, यू हैव टू कम हेयर टू अटेंड द क्लास. मतलब वर्ब आगे मेन वर्ब चेंज हो जाएगी टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे आपका सेंटेंस है, चाहे वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है. जो नॉन फाइनाइट वर्ब जिस सेंटेंस के अंदर होंगे उसके अंदर हमेशा दो वर्ब होंगी. एक तो मेन वर्ब जो आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, और एक जो वॉली वर्ब जो आप 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिससे आपको ये पता चलेगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आ रहा है. अभी एग्जांपल मैंने दिया यू कम हेयर टू अटेंड द क्लास, तो यू कम में कम इज योर मेन वर्ब. अगर मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, यू हैव टू कम हेयर टू अटेंड द क्लास. ठीक है, यू केम हेयर टू अटेंड द क्लास, यू कम्स हेयर टू अटेंड द क्लास. तो मेन वर्ब जो है वो चेंज हो रही है, जो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट रिमेन कांस्टेंट. इज इट क्लियर? अब सिंपल सेंटेंस के अंदर हमें पता है क्या क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब में. सिंपल सेंटेंस के अंदर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है. ठीक है, या फिर एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है. अब प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, वर्बियल होता है, एडवर्बियल होता है. ये सबको पता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है? हाँ, सिंपल सेंटेंस के अंदर आपका होता है या प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर आपका होता है सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल. यही होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर. और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो क्या होता है आपका? इनकम्प्लीट. ठीक है, सिंपल सेंटेंस के अंदर आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ऐसा नहीं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होना जरूरी है, प्रिंसिपल क्लॉज से भी काम चल जाएगा सिंपल सेंटेंस के अंदर. अगर आपको बोल दिया जाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, अब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे कंबाइन करेंगे हम? कंजंक्शन के थ्रू. यही हमने पढ़ा था. ये कंप्लीट सेंटेंस होता है और ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है. यही चीज हमने देखी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर. ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस के अंदर ऐसा, अब कंपाउंड सेंटेंस के अंदर देखो यहाँ पे एक वो है कि हमने क्या पढ़ा था कि एक दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं कंपाउंड सेंटेंस के अंदर. प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब क्या है कि दो सेंटेंस ऐसे होते हैं जो अपने आप में अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर अब मैंने क्या बोला है कि दो ऐसे सेंटेंस होने चाहिए जो अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहे हैं. अब दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिलाकर भी मैं कंपाउंड सेंटेंस बना सकती हूँ. ठीक है, कैसे बना सकती हूँ? प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, प्लस प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज.
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी तो जब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मिलाकर कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है ना, मीनिंग तो कंप्लीट दे रहा है ना। तो ऐसी कंपाउंड सेंटेंस के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं कि दो प्रिंसिपल क्लॉज ही चलेंगे, दो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ दो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी चलेंगे, लेकिन उनका सेंटेंस मीनिंग क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, अपने आप में कंप्लीट। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कंपाउंड सेंटेंस को मैं बोलूं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्लस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ में आ गया? प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये कैसे कनेक्टेड होंगे, कंजंक्शन से। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब आ जाओ फाइनाइट वर्ब पे और मेन वर्ब जिसको कहते हैं, फाइनाइट वर्ब या फिर मेन वर्ब। कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गया? कंपाउंड सेंटेंस इज अ मिक्सचर ऑफ टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब और मेन वर्ब, जैसे मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का बताया था, कुछ डाउट है प्रियांशु? हाँ, इसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि कभी कभी कंपाउंड सेंटेंस के अंदर भी ना दो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है। जैसे दो सेंटेंस, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा और यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, अब इस सेंटेंस के अंदर प्रिंसिपल क्लॉज भी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, और इस सेंटेंस के अंदर भी प्रिंसिपल क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दोनों क्लॉज है। अब मुझे इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो मैं कंजंक्शन का यूज करके इन दोनों को कंबाइन कर सकती हूँ। आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको दो सेंटेंस ऐसे दे दिए गए जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज है, फिर उसको बोला है मेक अ कंपाउंड सेंटेंस ऑफ दैट सेंटेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी हम कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ, इज इट क्लियर? अभी हमने नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा था। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर हमने क्या देखा था कि एक मेन वर्ब होती है और एक दूसरी वाली वर्ब होती है, जो वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब या फिर जिसको मेन वर्ब भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस के अंदर एक मेन वर्ब होती है, जैसे हमने पढ़ा यू कम हेयर, यू कम हेयर, तो कम इज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। यू मेन सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही मेन वर्ब होती है, जैसे आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, तो टीच क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। इज इट क्लियर? तो वो कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब होगी, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इज इट क्लियर? लिख लो, सिंपल सेंटेंस हैविंग मेन वर्ब, वन मेन वर्ब, simple sentence having one main verb, example I teach English, तो teach is a finite verb, और इसके अंदर एक नोट डाल लो, नॉन फाइनाइट वर्ब मे और मे हैव इन अ सेंटेंस। अब इन सिंपल सेंटेंस के अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब होती भी है और नहीं भी होती है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा नहीं, जितनी फाइनाइट वर्ब वाले सेंटेंस है उन सबके अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जितने भी नॉन फाइनाइट वर्ब वाले सेंटेंस है उसके अंदर एक मेन वर्ब जरूर मिलेगी। इज इट क्लियर? अब देखो, यू टेल अ लाई टू एस्केप पनिशमेंट, you tell a lie to escape punishment, तो you tell में क्या है, tell आपकी मेन वर्ब हो गई और to escape क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। मतलब जो फाइनाइट वर्ब वाले सेंटेंस है उसके अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट जो नॉन फाइनाइट वाले सेंटेंसेस होंगे उसके अंदर आपकी मेन वर्ब जरूर मिलेगी। इज इट क्लियर? He goes to college and attend the class,
he goes to college and attends the class. अब देखो ही गोज टू कॉलेज में गोज आपकी मेन वर्ब हो गई, अब टू कॉलेज नॉन फाइनाइट वर्ब आ गई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। ही गोज टू कॉलेज देखा जाए तो प्रिंसिपल क्लॉज है आपका, सेंटेंस कंप्लीट है। हाँ हाँ कॉलेज नाउन है आपका, बस अच्छा हाँ इसमें कॉलेज नाउन है। ही गोज टू कॉलेज तो ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब में नहीं आया आपका, ठीक है। ही गोज गोज हो गया आपका मेन वर्ब, ठीक है। ही गोज टू कॉलेज ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। एंड अटेंड्स द क्लास, अटेंड द क्लास ये कोऑर्डिनेटर क्लॉज हो गया। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेटर क्लॉज पता पड़ा था लास्ट में हमने, जिसके अंदर दो प्रिंसिपल क्लॉज को हम कनेक्ट करते हैं कंजंक्शन से। अब ही गोज टू कॉलेज प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और अटेंड द क्लास प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, कंप्लीट सेंटेंस है, राइट। और दोनों को हमने क्या करा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया, एक कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आया या नहीं आया? देखो he goes to college and attend the class, ये आपका सेंटेंस है। he goes to college प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, मेन वर्ब हो गई आपकी, ठीक है। अटेंड इज ऑल्सो अ मेन वर्ब क्योंकि वो इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और ये अटेंड द क्लास ये भी क्या हो गया, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है। एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा इसको मैं कोऑर्डिनेटर क्लॉज भी कह सकती हूँ, दो प्रिंसिपल क्लॉज हो गए ना, और ये कोऑर्डिनेटर कंजक्शन के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया, कंप्लीट। समझ में आया? हमने तीन टाइप की क्लॉज पढ़े थे ना, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेटर क्लॉज। हमारा प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज का काम ज्यादा होता है इसलिए में वो हमारे रिपीटेड रह रहे हैं। कोऑर्डिनेटर क्लॉज का हमारा हमने फर्स्ट सेंटेंस ही देखा है, आई थिंक अभी तक हमने ज्यादा सेंटेंस नहीं देखे हैं। प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेटर क्लॉज भी कह सकते हैं इसको, प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेटर क्लॉज के अंदर क्या होता है, जब दो प्रिंसिपल क्लॉज को हम कंबाइन करते हैं कोऑर्डिनेटर कंजक्शन के थ्रू तो वो एक कोऑर्डिनेटर क्लॉज भी बनाता है और साथ में कंपाउंड सेंटेंस भी बनाता है। इज इट क्लियर? अब ये आपको क्लियर हो गया कि फाइनाइट वर्ब जो है वो टेंस के और सब्जेक्ट के थ्रू गवर्न होती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो ना ही टेंस के थ्रू गवर्न होती है और ना ही सब्जेक्ट के थ्रू गवर्न होती है। इज इट क्लियर? फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई डाउट? अब देन मोडाल वर्ब। मॉडल वर्ब्स में हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ी थी, मॉडल्स पढ़े थे, याद हो तो हमने उसके अंदर हमने हैज, हैव, हैड, वेंट, विल ये सब कुछ पढ़ा था। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी उसे ही कहते हैं हम लोग। तो आई हैव अ प्रॉब्लम, हैव क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी हैड ब्रेकफास्ट सेकेंड फॉर्म हो गई। इट हैड अ डिस्कशन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। यस और नो? मॉडल वर्ब्स पढ़ी थी, मॉडल्स पढ़े थे, उसके अंदर हमने उसकी वर्ब्स पढ़ी थी, पढ़ा था, उसी के अंदर है ये। शी यू वेंट फॉर अ वॉक, लिख लो। मॉडल वर्ब समझ में आया या दोबारा रिपीट कराना है कंसेप्ट, या फिर दोबारा पढ़ोगे एक बार?
क्योंकि मोडाल्स मैंने बहुत क्लियरली समझाए थे, उसी के अंदर मोडाल वर्ब्स भी आपके पास आई थी, सारे मोडाल्स पढ़ाए थे ना आपको, शायद 10-12 मोडाल्स से टोटल जो पढ़ाए थे, है ना। उसके अंदर एक बार वो दोबारा रिवाइज करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। वही है, सेम कंसेप्ट है, और कुछ डिफरेंट है तो वो मैं साथ साथ बता रही हूँ, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिख लो मोडाल वर्ब्स के अंदर। आई हैव अ प्रॉब्लम, हैव क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी हैड अ ब्रेकफास्ट, हैड क्या हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इट हैड अ डिस्कशन, हैड क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकेंड फॉर्म। बट इसके अंदर हैड जो है वो डेलेक्सिकल वर्ब है, अभी वो बताती हूँ। डेलेक्सिकल वर्ब्स लिखो कौन कौन सी होती है, हैव, मे, डू। डेलेक्सिकल वर्ब्स आर हैव, मे, डू, टेक, गो। डेलेक्सिकल वर्ब्स वो कॉमन वर्ब्स होती है जो पर्टिकुलरली हम नाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। कॉमन वर्ब्स पर्टिकुलरली वी यूज विद नाउन विच हैविंग वेरी लेस मीनिंग। मतलब डेलेक्सिकल वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिनका मीनिंग तो बहुत लेस होता है, और वो हमेशा किसके साथ यूज होती है, नाउन के साथ। और जो नाउन है वो उसके रियल मीनिंग को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। इज इट क्लियर? मॉडल्स वर्ब के अंदर बेसिकली देखा जाए, जो वर्ब्स होती है ना मॉडल वर्ब्स, उस जो वर्ब होती है वो बहुत ही लिटिल मीनिंग को वो करती है, कैरी करती है, ठीक है। ये वर्ब्स जो है बहुत लिटिल मीनिंग को बताती है। हमने जो बाकी वर्ब्स पढ़ी है उसके अंदर मीनिंग्स कितने ज़्यादा हैं, वर्ब्स क्लियरली अपने एक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। बट मॉडल वर्ब्स के अंदर वो सारे अपने एक्शन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ब विच कैरीज द लिटिल मीनिंग एंड मोस्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस कैरिड आउट बाय नाउन। मतलब इसके अंदर मॉडल वर्ब्स के अंदर जो वर्ब्स हैं वो कम मीनिंग को कैरी करती हैं, और जो मेन मीनिंग कैरी कौन करता है, उसके बाद जो नाउन आता है, ठीक है। जैसे शी हैड ब्रेकफास्ट, तो हैड में शी हैड व्हाट, हैड से आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसने क्या लिया। ब्रेकफास्ट क्लियर करता है, मीनिंग को कैरी कर रहा है उसके। इज इट क्लियर? तो मॉडल वर्ब्स के अंदर वो मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिसका जो रियल मीनिंग है वो कौन कन्वे करता है, उसका नाउन। वर्ब के बाद जो नाउन फॉलो हो रहा है वो उसका रियल मीनिंग कन्वे करता है, और वर्ब्स जो है बहुत लेस मीनिंग को कंटेन करती है। इज इट क्लियर? जैसे शी मेड अरेंजमेंट्स, शी इज मेकिंग नॉइस। गॉट माई पॉइंट? ही वॉन्ट्स अ ड्रिंक, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ मॉडल वर्ब्स में, ठीक है। अभी जब आप मॉडल्स दोबारा पढ़ोगे ना, मॉडल्स हमारा हो चुका है, अब एक बार जब दोबारा उस टॉपिक को रिवाइज करोगे ना मॉडल्स को, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को वो पढ़ तो चुके हो, अब आपको रिवाइज नहीं है वो चीज़। बट मॉडल वर्ब्स का इसके अंदर इतना ही, एक डेलेक्सिकल वर्ब जो एक छोटा सा एक नया टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आओ कंपाउंड वर्ब पे। अब कुछ वर्ड्स मैं लिखवा रही हूँ जो कंपाउंड वर्ब के अंदर आते हैं। ही डबल क्रॉस मी, नहीं हाँ नहीं, दोनों होती तो सेम है। डेलेक्सिकल वर्ब्स जो होती है बेसिकली हैव, मे, डू, टेक, गो, ये वाली वर्ब्स होती है जिनके साथ हम बेसिकली नाउन का यूज करते ही करते हैं। बाकी वर्ब्स के अंदर हम नाउन का यूज करें ना करें, सपोज हमने एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ले लिया जिसके अंदर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है। सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लॉज तो अपना मीनिंग कंप्लीट कन्वे करता है, लेकिन हमने कुछ सेंटेंसेस ऐसे पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर कि हमें दोबारा से उस ऑब्जेक्ट का यूज करना ना पड़े, ठीक है। हमने सेंटेंसेस पढ़े थे ना ऐसे, आपको याद हो तो हमने पॉपुलेशन वाला एक सेंटेंस पढ़ा था जिसके अंदर हमने देन यूज करा था इंस्टेड ऑफ द पॉपुलेशन, याद है? तो उसके अंदर जो वहां पे आपके जो मॉडल वर्ब्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं, क्लियर? तो वहां के लिए आपका ये डेलेक्सिकल वर्ब्स ये मॉडल वर्ब्स जो है यूज होती है। नेक्स्ट आ जाओ कंपाउंड वर्ब पे। ही डबल क्रॉस मी,
मतलब ये सेंटेंस है ही डबल क्रॉस मी, तो इसके अंदर जो कंपाउंड वर्ब है वो आपकी क्या है, डबल क्रॉस। ठीक है, मतलब कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, दो वर्ब्स जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देती है। इज इट क्लियर? क्रॉस एग्जामिन, ये वर्ड्स लिखवा रही जो आ रहे हैं इसमें कंपाउंड वर्ब्स के अंदर। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस, डबल क्रॉस के नीचे लिखते जाओ ये। गॉट इट? फोर्स फीड, फोर्स फीड, बॉटल फीड, स्पून फीड। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये सारे वो वर्ब्स हैं जो कंपाउंड वर्ब्स के अंदर आती हैं। ये वर्ब्स हैं जो मैं लिखवा रही हूं आपको। ब्रेस्ट फीड, स्पिंड्री, स्पिन ड्राई, सॉरी स्पिन ड्राई मतलब स्पिन ड्राई करना, जैसे ड्राई क्लीन करना। ठीक है, डीप फ्राई, दोबारा से फ्राई करना किसी चीज को। कोल्ड शोल्डर, टू टाइम। कोर्ट मार्शल, मतलब आर्मी में जो होता है कोर्ट मार्शल। इज इट क्लियर? ये सारे वो वर्ड्स है, ऐसा नहीं है कंपाउंड वर्ड्स में दो ही वर्ड्स हो, कंपाउंड वर्ड्स के अंदर एक वर्ड भी हो सकता है, उनको कंबाइन कर दिया जाए जो दो वर्ड को दिखा रहे हैं। जैसे स्पिन ड्राई, स्पिन करना कपड़ों को एंड फिर ड्राई करना, तो दो वर्ब्स आ गई इसके अंदर। तो कंपाउंड वर्ब्स यू हैव टू आइडेंटिफाई। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आती है कॉजेटिव वर्ब्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉजेटिव वर्ब्स, मतलब प्रेरणार्थक क्रिया एक तरह से देखा जाए। अब कॉजेटिव वर्ब के अंदर भी दो तरह की वर्ब्स आती है, एक्टिव कॉजेटिव एंड पैसिव कॉजेटिव। यहाँ पे लिखो कॉजेटिव वर्ब्स एंड फिर ऐसे बना लो एक्टिव कॉजेटिव एंड पैसिव कॉजेटिव। एक्टिव में मतलब जब आप खुद काम कर रहे हो, पता है जब आप काम करने वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं एक्टिव में। ठीक है, और पैसिव में काम का असर जिसके ऊपर पड़ रहा है हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर यही पढ़ा था ना, अगर हम खुद काम, एक्टिव का मतलब क्या है कि हम खुद इन्वॉल्व है उस काम के अंदर और हमारा, हम खुद उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वी आर द मेन पर्सन इन द वर्क, इन दैट वर्क। ठीक है, और पैसिव के अंदर क्या है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, सपोज मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो मैं एक्टिव हूँ, बट मेरे पढ़ाने का असर किसके ऊपर पड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर, तो वो तुम पैसिव हो गए। इज इट क्लियर? एक्टिव एंड पैसिव का समझ में आ गया मीनिंग? एक्टिव पॉजिटिव में आ जाओ पहले। एक्टिव पॉजिटिव के अंदर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, देन मेक, क्योंकि मैंने कोई काम करा, मैं उसके अंदर मेन पर्सन हूं तो मैं कोई काम कर रही हूं तो आई मेक आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके अंदर पहले ऑब्जेक्ट आएगा देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे आई मेड राहुल राइट अ लेटर, मैंने राहुल को लेटर लिखने के लिए कहा, आई मेड राहुल राइट अ लेटर, जैसे एक सेंटेंस है। मैंने राहुल को लेटर लिखने के लिए, मैंने राहुल को लेटर लिखने के लिए तैयार किया। ठीक है, या मैं लेटर लिखवा रहा हूँ। अगर मैं इसको बोलूँ कि, अगर मैं इसको अपने उसमें बोलूँ, मैंने आई मेड बोल दिया, एक सेंटेंस बोल दिया कि मैंने, मतलब मेड का मतलब क्या हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई कि मैंने उसको लेटर लिखने के लिए तैयार किया, तो मैंने मेन काम करा है। अगर मैं इसको फ्यूचर में बोलूँ, आई विल मेक राहुल राइट अ लेटर, आई विल मेक राहुल, तो मेक आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई, मैंने राहुल को तैयार किया है, मैं राहुल से लेटर लिखवा रहा हूं या लिखवा रही हूं। तो आई विल क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी, मेक आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, राहुल ऑब्जेक्ट हो गया, राइट्स क्या हो गया आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। इज इट क्लियर? अब आई विल मेक राहुल राइट, अब राइट क्लिक के कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं बना ना, उसको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अ लेटर। इज इट क्लियर? आई मेड शीला सिंग अ सॉन्ग,
आई मेड हिम क्राई, मैंने कोई काम करा तो मैं उसमें एक्टिव हूं। इज इट क्लियर? आई मेड द स्टूडेंट्स रिवाइज द लेसन। अगर कोई भी सिंपल सेंटेंस आ रहा है तो वो पास्ट में जाएगा, फॉर्म चेंज हो जाएगी एक्शन परफॉर्म के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैंने कोई काम कर दिया है तो मेक की परफॉर्म में मेक चेंज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहेगी। इज इट क्लियर और नॉट? कि जो हमने मेक यूज करा है एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के अंदर, वो जो मेक होगा सिर्फ उसी की फॉर्म चेंज होगी, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो चेंज नहीं होगी। इज इट क्लियर? ये लिख लो हिंदी में भले या इंग्लिश में, जैसे आपको समझ में आ रहा है। जो मेड हो मेक है उसकी ही फॉर्म चेंज होगी एक्शन जिस अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रहा है। एक्शन फ्यूचर में परफॉर्म हो रहा है तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, पास्ट में हो रहा है तो पास्ट में, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में। अब वो कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉट एवर इट इज। इज इट क्लियर? फिर आ जाते हैं पैसिव पॉजिटिव के अंदर। पैसिव पॉजिटिव के अंदर क्या है कि मैं सामने वाले से काम करा रहा हूं, या मेरे उसका काम करने का असर मेरे ऊपर पड़ रहा है, या मेरे काम करने का असर उसके ऊपर पड़ रहा है, जिसके ऊपर असर पड़ रहा है। जैसे आई मेड द बार्बर कट माई हेयर, ये एक एक्टिव में हो गया कि मैंने बार्बर को अपने बाल कट करने के लिए तैयार किया, या मैं अपने बार्बर से बाल कटवा रहा हूं। तो आई मेड, मैंने तैयार किया, हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन? द बार्बर। डूअर ऑफ द एक्शन कौन हो गया? द बार्बर। कट क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्शन हो गया एक तरह से, और माई हेयर क्या हो गया? जिसने मेरे एक्शन को रिसीव करा है। ठीक है, अब इसका पैसिव में बनाओ, ये एक्टिव में आपका सेंटेंस हो गया, मेड आ गया तो एक्टिव में है कि मैंने तैयार किया सामने वाले को, तो आई एम द इंपॉर्टेंट। अब पैसिव में बताओ, पैसिव में बताओ ना, अभी तो एक्टिव में बताया ना मैंने, पैसिव एक्टिव पॉजिटिव में बताया कि मैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट हूं, मैंने सामने वाले को कोई काम करने के लिए प्रिपेयर किया है, या मैं उसमें काम करवा रहा हूं। इज इट क्लियर? मेड आ गया, सब देखो उसके अंदर मेड, अभी हमने एक्टिव पॉजिटिव पढ़ा है, मेड आ गया ना, तो उसके अंदर आई एम द इंपॉर्टेंट। अब पैसिव में बनाओ इसका, आई गॉट माई हेयर कट बाय द बार्बर। हमने क्या देखा था, एक्टिव से पैसिव के अंदर जाएगा, बाय आ जाएगा, फॉर्म चेंज हो जाएगी, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस पढ़े थे एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर, जैसे उसमें चेंज करना था वैसे तो इसके अंदर चेंज करा है। अगर एक्टिव के अंदर फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव के अंदर क्या थी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कट की थर्ड फॉर्म कट ही रहती है। आई गॉट, मेड का हो जाएगा गॉट, क्योंकि जो सेंटेंस जैसा है वैसा है, क्योंकि अब मैंने उसको तैयार किया, अब मेरे को उसका असर मिल रहा है कि मैंने उसको तैयार किया मेरे बाल काटने के लिए, अब मेरे ऊपर असर पड़ रहा है कि उसने मेरे बाल काट दिए। आई गॉट माई हेयर कट बाय द बार्बर, या बाय द बार्बर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो छोड़ दो। आई गॉट कट माई हेयर भी हम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब माई हेयर क्या हो गया? रिसीवर ऑफ द एक्शन हो गया एक्टिव सेंटेंस के अंदर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये लिख के बताऊं? हाँ, एक्टिव पॉजिटिव के अंदर क्या था? आई मेड द बार्बर, यही था ना? कट माई हेयर, यही है, ठीक है। आई मेड से पता चल गया क्या है, सेंटेंस एक्टिव में है। द बार्बर, हु इज द, बार्बर कौन है? डूअर ऑफ द एक्शन है। एक्शन कौन करेगा? मेन बार्बर करेगा, मैं तो सिर्फ तैयारी कर रही हूँ। कट क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो एक्शन करवा रही हूँ। माई हेयर, रिसीवर ऑफ द एक्शन, मैं अपने बालों पे करा रही हूँ ना, तो आई एम द रिसीवर ऑफ द एक्शन। जो भी एक्शन बार्बर करेगा उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? मेरे ऊपर पड़ेगा। अब मैं इसका अगर पैसिव पॉजिटिव बनाऊं तो आई गॉट, अब इसके अंदर ये नहीं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये जो आई मेड है और आई गॉट, मतलब मेरे को हेयर कट मिला है तो आई गॉट, ठीक है। माई हेयर, रिसीवर, ये वाला रिसीवर ऑफ द एक्शन किसको मिला है? मैं हूं। आई गॉट माई हेयर कट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? कट बाय द बार्बर। ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ जाता है? बाय लगा देते हैं,
इज इट क्लियर? डूअर ऑफ द एक्शन। वो जो एक्टिव और पैसिव है इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब ये वाला जो आगे का रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब आई मेड, पहले मैंने उसे तैयार किया, उसके बाद फिर मुझे क्या मिला, रिसीवर में मिला ना, तो आई गॉट आ जाएगा। फिर जो आपका पीछे वाला सेंटेंस है उसको आप चेंज करोगे, रिसीवर ऑफ द एक्शन लास्ट में था वो पहले आ जाएगा क्योंकि मुझे एक्शन मिला है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें आती है, और द डूअर ऑफ द एक्शन पीछे चला जाएगा। अब या फिर मैं इसको इतना भी लिख सकती हूँ, आई गॉट माई हेयर कट। ठीक है, ये जेन्युइनली अब मैं अपने बाल कटवा रही तो बार्बर से ही कटवाऊंगी, ठीक है, और किसी से तो कटवाऊंगी नहीं, फिशरमैन से तो कटवाऊंगी नहीं बाल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, आई गॉट द हाउस पेंटेड बाय द पेंटर। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई गॉट द हाउस पेंटेड, कि मुझे पेंटेड घर मिला है। अब पेंटर ही करेगा घर को पेंट, कारपेंटर तो करेगा नहीं घर को पेंट। इज इट क्लियर? समझ में आया एक्टिव एंड पैसिव पॉजिटिव वर्ब्स? ये समझ अब आ जाएगा समझ में, पहचान लोगे एक्टिव एंड पैसिव पॉजिटिव वर्ब्स कौन सी हैं। नेक्स्ट, रेगुलर या फिर वीक वर्ब्स। रेगुलर या फिर वीक वर्ब्स वो होती है जिसमें एक फॉर्म डिफरेंट होती है और दो फॉर्म डिफरेंट होती है। मतलब जैसे अगर हम देखें प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म, प्लेड इज द सेकेंड फॉर्म एंड प्लेड इज ऑल्सो अ थर्ड फॉर्म। कट, 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 रेगुलर और वीक वर्ब्स कह सकती हूँ। पुट, 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 रेगुलर और वीक वर्ब्स कह सकती हूँ जिसमें तीनों वर्ब क्या है, या तो सेम है, चाहे उसको फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज करो, सेकंड की तरह यूज करो और थर्ड की तरह यूज करो, या फिर क्या है कि एक वर्ब डिफरेंट है और दो वर्ब डिफरेंट है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड है ना, गॉट माई पॉइंट। फिर आते हैं इरेगुलर वर्ब्स या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, जिसके अंदर क्या होता है, तीनों डिफरेंट, तीनों वर्ब्स डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल, राइट, रोट, रिटन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। क्लियर? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, राइट, रोट, रिटन, ये हो गई आपकी इरेगुलर या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। ठीक है, ये मैं इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्यों कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है कि आप इन वर्ब्स से ना पहचान लेते हो कि सेंटेंस कौन से टेंस के अंदर है। अगर मैं बोलूँ कट, 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 पता चलेगा कौन सी सेंटेंस यूज कर रखा है टेंस। इसमें अगर मैं बोलूँ ये पैसिव में है, ये तो आपको पता चल गया कि पैसिव में है क्योंकि आई गॉट, मैं आई एम द रिसीवर ऑफ द एक्शन, मेरे ऊपर असर पड़ रहा है। इसमें आपको पता चल गया जो कट है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है क्योंकि पैसिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। इज इट क्लियर? तो वीक वर्ब इसलिए उन्हें कहते हैं क्योंकि उसके अंदर दो वर्ब सेम होती हैं। बाकी आपको अगर हेल्पिंग वर्ब्स कुछ और दे रखी है साथ में तो आपको वर्ब का पता चल जाता है क्योंकि आपने टेंस पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टैटिव वर्ब्स। स्टैटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें क्या होता है, हाँ स्टैटिव वर्ब्स जो हमें किसी एक्शन के बारे में नहीं बताते, स्टेट के बारे में बताते हैं कि जो वर्ब जो है किस अवस्था में है। जैसे यू आर इमोशनल, शी इज एंग्री, तो एक स्टेट है ना, एक्शन थोड़ी ना बता रही है। यू लुक वरिड, तो ये लुक, इज, आर, ये क्या है, स्टेट बता रहे हैं। दैट इज नोन एज स्टैटिव वर्ब्स। Stative verbs are not used progressive, continuous, imperfect tense. It is an effortless verbs. मतलब stative verbs वो होती है जिसके अंदर कोई efforts नहीं होते, जो हमारा state बताती है progressive या continuous action को हम show करने के लिए ये verbs को use नहीं करते हैं, या imperfect tense के अंदर ये effortless होती है जिसके अंदर हमारे कोई efforts नहीं होते। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं efforts लगा के गुस्सा नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे टेंशन हो रही है तो मैं efforts लगा के टेंशन नहीं ले रही हूँ। अगर मैं खुश हूं तो मुझे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे उसके लिए।
कि आई एम हैप्पी तो बाय हार्ट मैं खुश हूं, आई एम सैड तो बाय हार्ट मैं दुखी हूं। इज इट क्लियर? और अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं, तो दैट इज नॉट एन स्टेटिव वर्ड्स। इज इट क्लियर? ये हो गया, ये लिख लिया। स्टेटिव वर्ब्स आर यूज्ड प्रोग्रेसिव, कॉन्टिन्यूअस, इम्परफेक्ट टेंस, इट इज एन एफर्टलेस वर्ब। ये जरूर लिख लेना, इट इज एन एफर्टलेस वर्ब। नेक्स्ट लिखो रेसिप्रोकल वर्ब, प्रोग्रेसिव, कॉन्टिन्यूअस। प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ते रहने वाली वर्ब्स नहीं है ना, ये एक स्टेट को बताती है। प्रोग्रेसिव क्या हो गया? जो आपके एक्शन को बता रही है। प्रोग्रेसिव कौन से एक्शन की तरफ बढ़ रहे हो, क्या एक्शन आप कर रहे हो, ठीक है। फिर आते हैं रेसिप्रोकल वर्ब। रेसिप्रोक जनरली द एक्शन ऑफ द वर्ब इन्वॉल्व generally the action of the verb involve one subject oblique person but the verb involves two people or two group of people is known as reciprocal verbs. रेसिप्रोकल नॉर्मली हम देखते हैं वर्ब्स के अंदर क्या होता है, एक वर्ब के मतलब एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब होती है और उस एक वर्ब के अंदर एक ही पर्सन या एक ही सब्जेक्ट होता है, राइट। लेकिन रेसिप्रोकल वर्ब्स के अंदर दो पर्सन या दो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं। इस वर्ब के अंदर दो पर्सन या टू ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल वर्ब, ठीक है। जैसे हमने रेसिप्रोकल कौन सा पढ़ा था, क्या पढ़ा था पीछे रेसिप्रोकल में? प्रोनाउन पढ़ा था, जिसके अंदर टू पर्सन के अंदर हमने ईच अदर यूज करा था, एंड दो से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व है तो वन अनदर यूज करा था, याद है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा पर्सन क्या है उसके अंदर इन्वॉल्व है ना। जैसे एग्जाम्पल लिखो, राम एंड श्याम कॉपरेट ईच अदर। हमने टू पर्सन के लिए ईच अदर पढ़ा था और मोर देन टू पर्सन के लिए क्या पढ़ा था, वन अनदर। गॉट माई पॉइंट? तो राम एंड श्याम ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल वर्ब इज योर कॉपरेट। इज इट क्लियर? दो सब्जेक्ट है, मतलब दो सब्जेक्ट हो गए राम एंड श्याम, वो सब्जेक्ट और या दो पीपल भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? और जो दो सब्जेक्ट्स को, दो लोगों को जो वर्ब वो करती है, कनेक्ट करती है, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल वर्ब। दे कम्पीट विद ईच अदर। आप कोई पर्सन कम्पीट कर रहा है तो दो जनों या दो से ज्यादा जने भी एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सकते हैं। ईच अदर आगे मतलब दो जनों से। अगर मैं बोलूँ क्या कहते हैं, दे कम्पीट विद वन अनदर, तो मतलब सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कम्पीट करने में लगे हुए हैं। इज इट क्लियर? जैसे आप IAS की तैयारी कर रहे हो तो आप सारे एक दूसरे से कम्पीट करने में लगे हुए हो ना, कि आप कैसे एक दूसरे को कम्पीट करोगे, कैसे उससे आगे निकल सकोगे। दे फॉट विद ईच अदर। ठीक है, तो इसमें फॉट क्या हो गया आपका, रेसिप्रोकल वर्ब। कंपीट क्या हो गया आपका, रेसिप्रोकल वर्ब। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ रिफ्लेक्सिव वर्ब। रिफ्लेक्सिव वर्ब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था, हाँ वही है रेसिप्रोकल वर्ब भी, रिफ्लेक्सिव वर्ब भी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, याद हो तो? जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को सपोर्ट करेगा, जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करी थी, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने कल की क्लास में। जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, जिससे आपको पता चलेगा। देखो जरा रिफ्लेक्सिव वर्ब और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, याद आया कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को वो सपोर्ट करेगा और वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करेगी। बताया था, एक डायग्राम बनवाया था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ और वर्ब का ऑब्जेक्ट के साथ, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। बताई थी ये चीज़, ये वही चीज़ है रिफ्लेक्सिव वर्ब भी। जैसे ही किल्ड हिमसेल्फ, ये एग्जाम्पल लिखा था, तो हिमसेल्फ के अंदर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और किल्ड क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव वर्ब।
जहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा वहां पे क्या है, वो रिफ्लेक्सिव वर्ब। इज इट क्लियर? बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया इसका मतलब ये नहीं कि वो रिफ्लेक्सिव वर्ब भी शो करेगा। जो सब्जेक्ट हो, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट को रेफर करेगा, जो वर्ब होगा वो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। इज इट क्लियर? ये वाली लाइन दोबारा लिखवाऊं जो लिखवाई थी पीछे, व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट दैट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव वर्ब। ये लिखवाई थी मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर, सेम लाइन, ये वही लाइन है। अब मैं आई ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर द एक्सीडेंट, आई ब्लेम्ड हूम, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट का आंसर कर रहा है, एंड आई किसके साथ है, आई माई सेल्फ एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऑब्जेक्ट सपोर्ट द सब्जेक्ट एंड वर्ब सपोर्ट द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? She freed herself from my embrace. He availed himself of the opportunity. He applied himself to learning. समझ में आया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव वर्ब सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है? बस वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसके आगे जो वर्ब है वो रिफ्लेक्सिव वर्ब हो जाएगी। इज इट क्लियर? सारी वर्ब्स कंप्लीट, कोई रह तो नहीं गई? देख लो। लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स हो जाएंगी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को दोनों को लिंक करेगी, कंप्लीट मीनिंग देगी। जो हमारा नॉर्मली वर्ब्स काम करती है ना, वर्ब का काम क्या होता है, सेंटेंस को कंप्लीट करना, सेंटेंस को डिफाइन करना, लिंक करना, तो वो हो गई लिंकिंग वर्ब्स। इज इट क्लियर? फ्रेजल वर्ब आपकी, जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होगी ना, नाउन फ्रेज में आ गए, वो आपकी फ्रेजल वर्ब्स हो गई, जो आपकी फ्रेजेस में शो करते हैं, ठीक है, वो आपकी फ्रेजल वर्ब हो गई। इसके अलावा सारी वर्ब्स हो चुकी है हमारी। वर्ब समझ में आ गया है? इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक डालो, एडजेक्टिव। वर्ब में कोई डाउट? ऑल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो वर्ड्स अपने आप को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज नोन एज एडजेक्टिव्स। जो वर्ड्स अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स, एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। हमने ये चीज पढ़ी है। एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन है, उसके मीनिंग के अंदर कुछ और चीज ऐड ऑन करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज एडजेक्टिव। जैसे नाउन के आगे हमने कोई वर्ड यूज कर दिया तो वो वर्ड क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स लिखो। 10 टाइप के एडजेक्टिव्स हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नंबरल एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये 10 टाइप के एडजेक्टिव्स है जो हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। पहले एडजेक्टिव्स के 2-4 एग्जांपल्स हम देख लेते हैं।
अब एक वर्ड है उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। अब फ्रेजेस में भी ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्रेजेस पता ही है ना आपको, वर्ड एडजेक्टिव हो गया, एक वर्ड आ गया एडजेक्टिव। फ्रेजेस में ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स आ जाएगा कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स एक ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव इज नोन एज फ्रेजेस। क्लॉज जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज भी होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है और कोऑर्डिनेटर क्लॉज भी होता है। इज इट क्लियर? लिख लो, वर्ड में एडजेक्टिव आ जाएगा, फ्रेज में या ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव आ जाएगा। क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आ जाएगा। जैसे ही बॉट अ गोल्ड वॉच, ही बॉट अ गोल्ड वॉच। अब वॉच क्या है, नाउन है, नाउन से पहले गोल्ड लग गया तो वॉच को, वॉच का जो मीनिंग है उसको एनहांस कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर ऐड कर रहा है, तो गोल्ड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। अब गोल्ड एक वर्ड है, ठीक है, गोल्ड क्या है, एक वर्ड। अगर मैं इसी सेंटेंस को एडजेक्टिव फ्रेज में बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगी, ही बॉट द वॉच मेड ऑफ गोल्ड। ही बॉट द वॉच, वॉच क्या हो गया, नाउन हो गया। अब नाउन को एनहांस कौन कर रहा है, मेड ऑफ गोल्ड। तो मेड ऑफ गोल्ड क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बोलूं, अब इसका क्लॉज बनाऊं, एडजेक्टिव क्लॉज। द वॉच विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, वॉच क्या हो गया, नाउन हो गया, और विच क्या हो गया, सब्जेक्ट, वॉज मेड ऑफ गोल्ड, प्रेडिकेट। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया, विच से लेके गोल्ड तक क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज, विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो ये पूरा क्लॉज हो गया, द वॉच विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड। इज इट क्लियर? हमने ये चीज पता है हमें कि द वर्ड कैन बी एक्सपेंडेड इनटू अ फ्रेज एंड अ फ्रेज कैन बी फर्दर एक्सपेंडेड इनटू अ क्लॉज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मैंने वर्ड भी बताया, फ्रेज भी बताया और क्लॉज भी बताया। क्या इन तीनों सेंटेंस के अंदर इनका मीनिंग चेंज हुआ है? भले ही सेंटेंस थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया है बट मीनिंग रिमेन सेम। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं, ये समझ में आ गया एडजेक्टिव, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज। नेक्स्ट आ जाओ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हेडिंग डालो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, दिस, दैट, दीज, दोज प्लस नाउन, यही पढ़ा था। तो प्रोनाउन के पीछे नाउन लगा देंगे तो आगे वो बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो दिस, दैट, दीज, दोज के पीछे अगर मैं नाउन लगा दूंगी तो दिस, दैट, दीज, दोज क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे दिस इज माई कार, तो दिस एक प्रोनाउन हो गया क्योंकि इसके पीछे नाउन नहीं आया, राइट। अगर मैं बोलूं दिस कार इज माइन, तो दिस क्या बन जाएगा अब इसमें, एडजेक्टिव, क्योंकि कार आ गया पीछे, कार क्या है, नाउन। इज इट क्लियर? दीज आर ब्रेव स्टूडेंट्स, तो दीज क्या बन गया, प्रोनाउन। दीज स्टूडेंट्स आर ब्रेव, तो दीज क्या बन गया, एडजेक्टिव। हमने यही चीज पढ़ी है। प्रोनाउन के पीछे नाउन लगा दोगे तो प्रोनाउन कन्वर्ट होके किस में चेंज हो जाएगा, नाउन में। एडजेक्टिव के अंदर किस में हो जाएगा, गॉट इट। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर हमने ईच, एवरी, नीदर, ईदर पढ़ा था। उसके पीछे भी क्या लगा दोगे आप, नाउन लगा दोगे तो ये सारे क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव। जैसे ईच स्टूडेंट विल गेट अ रिवॉर्ड, ये सेंटेंस हमने पढ़ा था, ईच स्टूडेंट विल गेट अ रिवॉर्ड। तो ईच क्या बन गया अब इसमें, एडजेक्टिव बन गया क्योंकि इसके पीछे क्या आ गया, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, एक नाउन। गॉट माई पॉइंट? ईच ऑफ देम विल अपीयर इन द एग्जाम, तो ईच क्या बन गया इसमें, ईच ऑफ देम विल अपीयर इन द एग्जाम, तो ईच क्या बन गया इसमें, प्रोनाउन। प्रोनाउन बन गया ना, ईच ऑफ देम के ईच के बाद नाउन कहाँ आ रहा है, तो जब ईच के बाद नाउन नहीं आएगा तो ईच क्या होगा, प्रोनाउन। अगर ईच के बाद हमारा हम नाउन लगा देते तो ईच क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लिखो नंबरल एडजेक्टिव।
नंबरल एडजेक्टिव मतलब नंबर्स बता रहा है, वो एडजेक्टिव जो क्या शो करेगा, नंबर्स। हमने कौन से पढ़े थे, इनफाइनाइट पढ़े थे ना प्रोनाउंस, इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जिसमें हमें अनकाउंटेबल नाउन शो कर रहा था, ऑल, फ्यू, सेम, सम, मैनी, एनी। इनडेफिनेट पढ़ा था हमने, हाँ इनडेफिनेट प्रोनाउन, हाँ बताया था ना ये। तो ये नंबर्स ही बता रहे हैं, समबडी वाला तो सिंगुलर में आ गया, लेकिन जो ऑल, मैनी, फ्यू, सम, एनी, ये जो है नंबर शो कर रहा है। नंबरल एडजेक्टिव भी क्या करता है, नंबर शो करता है, और अनकाउंटेबल नंबर होते हैं। अब ये जो है, अब ये जो ऑल, मैनी, सम, फ्यू, इन सब के पीछे नाउन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये नंबरल एडजेक्टिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ऑल है, स्टूडेंट्स लगा दिए, नाउन लगा दिए, तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। जो हम प्रोनाउन में पढ़कर आए हैं वही सेम है इसके अंदर भी, क्योंकि हम प्रोनाउन में यही पढ़कर आए हैं कि प्रोनाउन के पीछे अगर नाउन लगा दोगे तो प्रोनाउन कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, एडजेक्टिव के अंदर। वही चीज़ है इसके अंदर। मैं प्रोनाउन के साथ लिंक करके चल रही ताकि आप लोगों को रिवाइज होता रहे साथ साथ। उसमें इसको इंडेफिनेट प्रोनाउन बोल दिया, यहाँ पे इसको नंबरल एडजेक्टिव बोल दिया, क्योंकि इंडेफिनेट के अंदर भी कोई नंबर्स नहीं होता है, ठीक है, इसके अंदर भी कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसके अंदर बट 1 2 3 भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इंडेफिनेट है। 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह के नंबर्स में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सम स्टूडेंट्स आर मिसिंग, some students are missing, one question remain unanswered, got it। नेक्स्ट हेडिंग डालो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो क्वांटिटी बताए, मतलब क्वांटिटी बताया जाएगा, मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ शुगर तो मैं 1 kg शुगर बोलूँगी, अब उसमें 1 kg शुगर के अंदर कितनी शुगर के पीस वो हैं, दाने हैं, कितनी शुगर के वो हैं, तो वो काउंटलेस है। अगर मैं हेयर्स बोल रही हूँ तो हेयर्स मुझे नहीं पता मेरे बालों में कितने बाल हैं मेरे सर पे, तो वो काउंटलेस होती है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आर काउंटलेस या फिर अनकाउंटेबल एडजेक्टिव्स। क्वांटिटी बताते हैं, मिल्क ला रही हूँ मैं, लीटर में ला रही हूँ, कितने लीटर ला रही हूँ, क्वांटिटी है, लेकिन मैं उसको काउंट नहीं कर सकती उसके अंदर कितना एग्जैक्टली दूध है, ठीक है। शुगर हो गया, शुगर हो गया, और कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, इसके अंदर भी हम क्या यूज़ करते हैं, ऑल, सम, मच, लिटल, एनी, ये यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर, कि हम क्वांटिटी बता रहे हैं कि किसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। लिख लो इसके अंदर ऑल, सम, मच, लिटल, एनी। फॉर एग्जाम्पल सम कॉफ़ी, सम कॉफ़ी, सम के बाद क्या है, कॉफ़ी इज अ नाउन, नाउन से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, तो कॉफ़ी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। सम मुझे नहीं पता कितनी कॉफ़ी है, अनकाउंटेबल रहेगी। फिर नेक्स्ट निकालो, लिखो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जिसके अंदर हम सामने वाली क्या बताते हैं, क्वालिटी, क्या बताते हैं, क्वालिटी। जैसे बस पर्सन जो है वो गुड है, बैड है, टॉल है, शॉर्ट है, डार्क है, हैंडसम है, अगली है, ब्यूटीफुल है, ब्रेव है, इंटेलिजेंट है, थिन है, पुअर है, रिच है, फैट है, क्या है, क्वालिटी बता रहे हैं हम उसकी, ठीक है। अब क्वालिटी में भी 3 डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पढ़ी होगी हमने, पढ़ी है ये, गुड, गुड, बेटर, बेस्ट, समझ में आया कि उसकी पर्सनालिटी गुड है, बेटर है, बेस्ट है। तो 3 डिग्री होगी क्वालिटेटिव के अंदर। क्वालिटी हम 3 डिवाइड में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ प्रॉपर एडजेक्टिव के अंदर। अब एक तरफ हेडिंग डालो प्रॉपर नाउन और दूसरी तरफ डालो प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। अब आप लोगों को ये नहीं पता प्रॉपर नाउन क्या होते हैं,
ये कॉमन नाउन होता है। प्रॉपर नाउन व्हेन यू आइडेंटिफाई द प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग, प्रॉपर पर्सन, नेम ऑफ द थिंग, प्रॉपर नेम ऑफ द थिंग्स, प्लेस, जैसे इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, फिनलैंड, स्कॉटलैंड, ये क्या है? प्रॉपर नाउन ही तो है। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा कि आई एम एन इंडियन, मैं क्या हूँ? एक इंडियन हूँ। तो एडजेक्टिव क्या हो गया? इंडिया। इंडिया का इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो गया? इंडियन। लिख लो इसको, प्रॉपर नाउन में लिखो इंडिया, प्रॉपर एडजेक्टिव के अंदर लिखो इंडियन। प्रॉपर नाउन में लिखो अमेरिका, उसके अंदर लिखो अमेरिकन। गॉट इट? पाकिस्तान, पाकिस्तानी। ब्रिटेन, ब्रिटिश। प्रॉपर नाउन बोल रही हूँ पहले, फिर प्रॉपर एडजेक्टिव बोल रही हूँ। फिनलैंड, फिनिश, डबल एन आ जाएगा। स्कॉटलैंड, स्कॉटिश। डेनमार्क, डेनिश या डच। जर्मनी, जर्मन। जापान, जापानीज। चाइना, चाइनीज। गॉट इट? ये हो गया प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव। समझ में आ गया? प्रॉपर एडजेक्टिव फाइंड आउट करने के लिए आ जाएगा, कर लोगे? नेक्स्ट हेडिंग डालो पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़े थे, सेम पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव प्रोनाउन होंगे जब उसके पीछे नाउन नहीं आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा जब उसके पीछे नाउन आ जाएंगे। जैसे माई, ओन, योर्स, चार्ट बनवाया था, उसके अंदर पॉजिटिव एडजेक्टिव भी बताया था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंदर नाउन को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव आपके हो गए माई, ओन, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इन सब के पीछे क्या लगा दोगे? नाउन। तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव प्रोनाउन के पीछे नाउन लगाने के बाद वो पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेंगे। जो पीछे कल चार्ट बनवाया था ना नाउन प्रोनाउन वाले टॉपिक के अंदर, वही तो है। आई लव माई कार, तो माई पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसके पीछे क्या आ गया? नाउन, कार। इज इट क्लियर? इसको मैं ज्यादा नहीं करा रही क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था ये वाला। नेक्स्ट, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव के अंदर दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव एंड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट के अंदर क्या यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और पास्ट के अंदर क्या यूज होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी मैं थोड़ा सा करा रही हूँ, इसका एक पूरा अलग टॉपिक है। एडजेक्टिव के बाद हम इसका पूरा टॉपिक पढ़ेंगे डीप में, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत छोटा सा इस वाले एडजेक्टिव के साथ है, नेक्स्ट टॉपिक इसका काफी पूरा डिटेल में है, एक ब्रीफ में पढ़ रहे हैं अभी। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे अ डांसिंग डॉल, अ डांसिंग डॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अ बर्निंग ट्रेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अ ब्लूमिंग फ्लावर, अ फ्लावरिंग वाटर, बॉइलिंग मिल्क। गॉट इट? और पास्ट के अंदर अ टॉर्न पेज, थर्ड फॉर्म आ गई। अ बर्न्ड चाइल्ड, अ बॉइल्ड मिल्क, स्टीम्ड राइस, स्टीम मोमोज। गॉट इट? अब आ जाओ नेक्स्ट इंटरोगेटिव को एडजेक्टिव पे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, विच, व्हाट, हुज, हु, ये प्रोनाउन थे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन थे। अब इनके पीछे क्या लगा दोगे? नाउन लगा दोगे तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। गॉट इट? विच कलर इज योर फेवरेट, तो विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहूंगी, लेकिन अगर मैंने इसके पीछे लगा दिया कलर तो क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव
एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? कलर क्या है? नाउन है। तो विच कलर इज योर फेवरेट? विच इज योर फेवरेट कलर? अगर मैं बोलती हूँ विच इज योर फेवरेट कलर, तो विच क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। गॉट इट? समझ में आया? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंपैरेटिव डिग्री। ये 10 टाइप के एडजेक्टिव्स कंप्लीट हो गए हमारे। हमने इसके अंदर देखा था अभी जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव था, इसके अंदर कंपैरेटिव डिग्री के बारे में हमने देखा था। 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, सुपर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब इन तीनों डिग्रीज के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कंपैरेटिव डिग्री लिख लो, उसके बाद 3 लाइन बना लो, एक पॉजिटिव की, एक कंपैरेटिव की एंड सुपरलेटिव की। मोनोफ्थोंग्स, डिफ्थोंग्स पता है? याद है? पढ़ाए थे। क्या होते हैं? मोनोफ्थोंग्स जो होते हैं उसके अंदर सिंगल वोवल साउंड आता है और डिफ्थोंग्स के अंदर डबल वोवल साउंड आता है। स्वर व्यंजन का कंसेप्ट बताया था हिंदी में। मोनोफ्थोंग्स स्वर के अंदर एक ही साउंड आता है और व्यंजन के अंदर स्वर और व्यंजन दोनों का साउंड आता है। तो मोनोफ्थोंग्स ओनली हैविंग ओनली 1 वोवल साउंड एंड डिफ्थोंग्स हैविंग 2 वोवल साउंड्स। इज इट क्लियर? अब पॉजिटिव के अंदर लिखो टॉल, कंपैरेटिव में टॉलर और सुपरलेटिव में टॉलेस्ट। डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट। थिक, थिकर, थिकेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। गॉट इट? अब इसके अंदर जो पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव वाले को मोनोसिलेबिक वर्ड्स भी कहते हैं। जो पॉजिटिव है इन सबको हम, जो पॉजिटिव डिग्री है इसको हम मोनोसिलेबिक वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही साउंड है। टॉल है, डार्क है, एक ही साउंड आ रहा है, मतलब जो उसका वॉवल का साउंड है वो एक ही आ रहा है। और अगर हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में देखेंगे, 2-2 वॉवल के साउंड आ रहे हैं उसके अंदर, ए और ई का आ रहा है, इसके अंदर सिर्फ सिंगल आ रहा है। जिसके अंदर सिंगल वॉवल साउंड आता है उसको मोनोफ्थोंग्स भी कहते हैं और मोनोसिलेबिक वर्ड भी कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ 1 साउंड होता है। गॉट इट? और डिफ्थोंग आपको बता दिया डुअल वॉवल साउंड हो गए। अब ये मोनोसिलेबिक बता दिया है कि जिसके अंदर सिंगल साउंड आता है। अब बाइसिलेबिक हो गया जिसके अंदर क्या, कितने साउंड आते हैं? 2 साउंड आते हैं। जैसे केयरफुल, अगर मैं केयर बोलूँ, केयरफुल, केयर बोलूँगी तो एक ही साउंड आ रहा है, केयरफुल बोलूँगी तो 2 साउंड आ रहे हैं। मोर, मोस्ट, 2 साउंड आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? जिसके अंदर 2 वॉवल्स आ रहे हैं उसके अंदर क्या आएगा? 2 साउंड्स आएंगे। ठीक है। अब जैसे अब क्लेवर है, एक एक्सेप्शनल केस है इसके अंदर, क्लेवर, क्लेवर, क्लेवर और क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। इसके अंदर क्या है कि 3 साउंड आ रहे हैं, तो ये भी बाइसिलेबिक में ही जाएगा। एक्सेप्शन नहीं, इसके अंदर बाइसिलेबिक का एक वर्ड है, एक्सेप्शनल वर्ड है क्लेवर, तो ये बाइसिलेबिक में ही जाएगा, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट, क्योंकि इसके अंदर एक ही साउंड 2 बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। एक ही साउंड कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, गॉट इट? फिर आते हैं मल्टीसिलेबिक वर्ड पे। बाइसिलेबिक समझ में आ गया, जिसके अंदर 2 साउंड्स आएंगे, जिसके अंदर एक्सेप्शनल केस कौन सा है? क्लेवर, जिसके अंदर एक ही साउंड जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। फिर आता है मल्टीसिलेबिक, जिसके अंदर एक साउंड कितनी बार? बहुत बार रिपीट हो रहा है। ब्यूटीफुल है तो मैं मोस्ट ब्यूटीफुल बोलूंगी, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके अंदर 3 साउंड आ रहा है, ई का, ए का, यू का और एक और यू आ रहा है और एक आई भी आ रहा है। गॉट इट? ब्यूटीफुल के अंदर आ रहे हैं ना वॉवल्स, जितने वॉवल्स आ रहे हैं
और उन सारे वो 3 वॉवल्स आ रहे हैं, जैसे ए ई ए यू आई, 2 से ज़्यादा वॉवल्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है, साउंड रिपीट हो रहा है तो चल रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा वॉवल्स आ रहे हैं तो एक से ज़्यादा साउंड्स भी आएंगे उसके अंदर, क्योंकि ई का साउंड इज डिफरेंट, ए का साउंड इज डिफरेंट, यू का साउंड इज डिफरेंट एंड आई का साउंड इज डिफरेंट। इज इट क्लियर? अब इसके अंदर एक्सेप्शनल कौन कौन से हैं लिख लो। गुड, बेटर, बेस्ट। मल्टीसिलेबिक के अंदर अगर आपके पास कोई वर्ड आ जाता है इनमें से, इट शोज मल्टीसिलेबिक साउंड, बाइसिलेबिक साउंड और मोनोसिलेबिक साउंड, तो इसके अंदर ये एक्सेप्शनल केस है जो मल्टीसिलेबिक साउंड के अंदर आ रहे हैं। बाइसिलेबिक के अंदर एक्सेप्शनल वर्ड कौन सा है, क्लेवर है। बाइसिलेबिक के अंदर हमने एक क्लेवर वर्ड पढ़ा था, क्लेवरर एंड क्लेवरेस्ट। और मल्टीसिलेबिक के अंदर जो हमारा एक्सेप्शनल केस है वो क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, much more, most, many, less, least, many, less, least, little, less, least, गॉट इट। अब एक वर्ड है फार, FAR, फार। अब उससे 2 डिग्रीज बनती हैं, एक तो आता है फार्दर और फारदेस्ट, मतलब डिस्टेंस, हाउ फार इज द लोकेशन, समझ में आए। और एक है फर्दर, फार से फर्दर भी बनता है, FUR, फर्दर, मतलब इसके एडिशन में क्या है, फर्दर और फर्देस्ट। ऐसी ओल्ड का ओल्डर और ओल्डेस्ट, जनरल कंपैरिजन। और ओल्ड में हम कह सकते हैं एल्डर और एल्डेस्ट, कि ही इज द एल्डर वन, ही इज द एल्डेस्ट वन, गॉट इट। इनर, इनर मोस्ट, आउटर, आउटर मोस्ट, अपर, अपर मोस्ट, ये डिग्री है इसकी, ठीक है। इनर की जो डिग्री होगी वो इनर मोस्ट होगी, अपर की अपर मोस्ट, आउटर की आउटर मोस्ट। ये समझ में आया है। ये सारे मोनोसिलेबिक के क्या, वो मल्टीसिलेबिक के एक्सेप्शनल केसेस हैं। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स, ये वो वाले एडजेक्टिव्स पढ़े जिनके पास कुछ ना कुछ क्या होता है, डिग्री होती है, कंपैरिजन की डिग्री होती है। अब कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनकी कंपैरिजन की डिग्री कुछ है ही नहीं, सम एडजेक्टिव्स हैव नो कंपैरिजन, जिसकी आप डिग्री बना ही नहीं सकते हो। वो वर्ड्स लिखवा रही हूँ जिनकी कोई डिग्री नहीं होती है, ठीक है। सम एडजेक्टिव्स हैव नो कंपैरिजन, जैसे यूनिक, जो पर्सन यूनिक है वो मोर यूनिक है, मोस्ट यूनिक तो नहीं हो सकता। एक्सीलेंट, राउंड, सर्कुलर, ऑलमाइटी, परफेक्ट, स्क्वायर, चीफ, कॉमन, कंप्लीट, डेड, एम्प्टी, एक्सट्रीम, फॉल्स, फुल, इनफाइनाइट, सुप्रीम, यूनिवर्सल। गॉट इट। अब कंपैरिजन यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री का यूज करके हम कौन कौन से एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन कैसे कैसे करना है, कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पॉजिटिव डिग्री की पहले हेडिंग डालो, पॉजिटिव डिग्री।
पॉजिटिव डिग्री व्हेन वी सेइंग समथिंग विदाउट कंपैरिजन, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर कंपेयर नहीं कर रहे हैं. व्हेन वी सेइंग समथिंग विदाउट कंपैरिजन, इट इज यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव अबाउट समवन. Positive degree when we saying something without comparison, it is used for descriptive about someone. किसी के बारे में हम description दे रहे हैं, जैसे he is handsome, tall, smart, beautiful, dark. Is it clear? कंपैरेटिव डिग्री, नेक्स्ट हेडिंग, कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन. जब कंपैरेटिव करेंगे, कंपेयर करेंगे तो हम दो पर्सन के बीच में कंपेयर करते हैं, जैसे राम इज टॉलर देन श्याम. इज इट क्लियर? राम इज टॉलर देन श्याम. सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम दो लोगों से ज्यादा के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री जब हम दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में कंपैरिजन करते हैं. और कंपैरेटिव डिग्री, एक पॉइंट डाल लो, कंपैरेटिव डिग्री व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन. जब हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए तो हमेशा देन का यूज़ करते हैं, जैसे राम इज टॉलर देन श्याम. ठीक है, गॉट इट? जैसे सीता इज मोर ब्यूटिफुल देन राधा. Got it? सीता इज मोर ब्यूटिफुल देन राधा इज. अब सीता ये फॉर्मल केस हो गया, अब राधा इज क्या है? सब्जेक्टिव वर्बल केस हो गया. और उसके अंदर राधा ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर क्या था? ऑब्जेक्टिव केस था. मतलब एक तरह के बोलने का एक फॉर्मल वे होता है, एक इनफॉर्मल वे होता है. इज इट क्लियर? मतलब इस सीता ज़्यादा ब्यूटीफुल है जितनी राधा है, इसमें ये बोला है फॉर्मल तरीके से. और ऊपर वाले केस में ये बोला है कि सीता राधा से ज़्यादा सुंदर है, मतलब उसने ये कहा है कि राधा तो सुंदर है ही नहीं. वो इनफॉर्मल वे के अंदर बोला है. अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हो तो आप तारीफ तो इस अकॉर्डिंग करोगे ना, सामने वाले को भी बुरा ना लगे. राइट? कि अगर आप सीता ज़्यादा सुंदर है राधा से तो वो इनफॉर्मल वे के अंदर हो गया कि ये ज़्यादा सुंदर है. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सीता इज मोर ब्यूटिफुल देन राधा इज, जितनी राधा सुंदर है उससे भी ज़्यादा कौन सुंदर है? सीता. तो एक फॉर्मल वे हो गया. समझ में आया? जब फॉर्मल में होगा तो उसको सब्जेक्टिव वर्ब केस होगा, जो देन के बाद जो आएगा वो सब्जेक्टिव वर्ब केस आएगा. और इनफॉर्मल के अंदर जो देन के बाद आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा. नहीं आया समझ? देखो, सीता इज मोर ब्यूटिफुल देन राधा. ठीक है, ये आपसे बोला गया है, ये देन, ये वाला है. सीता क्या हो गया? इनफॉर्मल केस हो गया. ये इनफॉर्मल कि सीता ज्यादा सुंदर है किससे? राधा से. तो राधा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया एक तरह से, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव केस हो गया राधा. राइट? अगर मैं बोलूं सीता इज मोर ब्यूटिफुल देन राधा इज, मतलब सीता जो है वो राधा जितनी सुंदर है उससे ज्यादा सुंदर कौन है? सीता. समझ में आया? ऐसे मैंने ये नहीं कहा कि राधा सुंदर नहीं है, राधा सुंदर तो है बट किससे? सीता से. राधा सुंदर तो है बट सीता जितनी सुंदर नहीं है. तो ये फॉर्मल केस हो गया. गॉट इट? तो उसके अंदर जो राधा इज हो गया ना, वो सब्जेक्टिव वर्ब केस हो गया कि सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब आ गई, इज. गॉट इट? और एक फॉर्मल तरीके से मैंने उसको ये चीज बताई. इसमें ई वाला रहेगा, ये ई वाला आएगा, वो ई कर दिया मैंने बाद में.
गॉट इट? हाँ नहीं, ई वाला ही आता है, हाँ ए वाला ही आता है। गॉट इट? फॉर्मल और इनफॉर्मल में समझ में आ गया? ये इनफॉर्मल तरीके से हमने बताया गया, ये फॉर्मल तरीके से हमने बताया है, ठीक है। ही इज टॉलर देन मी, इनफॉर्मल आ गया, ठीक है। ही इज टॉलर देन आई एम, जितनी बड़ी मैं हूं मेरे से ज्यादा टॉलर वो है, ये फॉर्मल में आ गया। ये फॉर्मल इनफॉर्मल समझ में आ जाएगा। फॉर्मल के अंदर ये हो जाएगा सब्जेक्टिव वर्ब केस, ये ध्यान रखना। इनफॉर्मल के अंदर आएगा ऑब्जेक्टिव केस। गॉट इट? ये हमने कंपैरिजन देखा कंपैरेटिव डिग्री को यूज करके, इसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज हो गई, देन आ रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज हो गई, फिर कंपैरिजन यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। अब हमें पॉजिटिव डिग्री को देख के कंपैरिजन करना है। कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री के साथ कंपैरिजन करना है तो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, इसमें एक एज का मतलब है उतना और दूसरे वाले एज का मतलब है जितना। एज ए एस एस प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, उतना और जितना, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब इसके एग्जाम्पल लिखवा रही हूं। राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, राम उतना इंटेलिजेंट है जितना श्याम है। ये इनफॉर्मल में इंटेलिजेंट क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गई, और श्याम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? और अगर मैं इसको ये इनफॉर्मल, ये मैंने इनफॉर्मल में बोला है, अब मैं इसको फॉर्मल में बोलूं तो राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम इज, तो सब्जेक्टिव वर्ब आ जाएगा। फॉर्मल के अंदर एक चीज का ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव केस जो है वो सब्जेक्टिव वर्ब केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? सब ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, कोई भी वर्ब हो, मोडाल वर्ब हो, मोडाल वर्ब्स ही देखिए अभी तक हमने, मोडाल वर्ब्स आ गई तो क्या हो गया, वो फॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा, और वरना अदरवाइज वो कौन सा है, इनफॉर्मल। इज इट क्लियर? वी कैन मेक कंपैरिजन यूजिंग पॉजिटिव डिग्री इफ इट इज प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय एज और सो। मतलब हम कंपैरिजन जो है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ भी कर सकते हैं। कंपैरिजन हम पॉजिटिव डिग्री के अंदर 2% पॉजिटिव डिग्री के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि हम कंपैरिजन करते हैं, बट उसके अंदर हम सिंपल यूज करते हैं, मतलब कंपैरिजन वैसा नहीं करते हम। 2% के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है पॉजिटिव डिग्री का यूज करके तो हम एज का और सो का यूज करते हैं। मैंने भी एज पॉजिटिव डिग्री और एज बताया, और एज पॉजिटिव डिग्री और सो का भी, सो पॉजिटिव डिग्री सो भी यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? मतलब सो ऑब्लिक एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। गॉट इट? एग्जाम्पल, शीला इज सो स्मार्ट एज राधा, शीला इज सो स्मार्ट एज राधा। अब इधर देखो, अब इसके अंदर में एक सिंपल सेंटेंस, अब मैं इस वाले सेंटेंस को ही ले रही हूं जो मैंने अभी आपको बताया है। ये कंपैरेटिव के अंदर है, बट पॉजिटिव वाले के अंदर, चलो पॉजिटिव वाले बता देती हूँ। क्या बोला मैंने, शीला इज ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये इससे पता चल रहा है, और ये क्या हो गया, एक इनफॉर्मल सेंटेंस हो गया। यही है, समझ में आ रहा है? अगर मैं इसका बनाऊं शीला इज सो स्मार्ट एज राधा, अगर मैं इसको फॉर्मल में बना दूं फिर शीला इज सो स्मार्ट एज राधा इज, है ना, ये बनाऊंगी, शीला इज सो स्मार्ट एज राधा इज, यही है, ये फॉर्मल में बन गया मेरा।
अब इसके अंदर देखो, फॉर्मल के अंदर दो सेंटेंस है, शीला इज सो स्मार्ट प्रिंसिपल क्लॉज, एज राधा इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अगर मैं सेम सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री के अंदर जाऊं, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, सिंपल सेंटेंस, सीता इज मोर ब्यूटीफुल सिंपल सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लॉज, देन राधा इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। इज इट क्लियर? फॉर्मल, इसका मतलब क्या कंक्लूड कर रहे हो कि इनफॉर्मल के अंदर जो सेंटेंस बन रहे हैं वो क्या है? सिंपल है, और जो फॉर्मल के अंदर जो सेंटेंस बन रहे हैं वो कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? नहीं आया समझ? आ गया? ये समझ में आया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। गॉट इट? नेक्स्ट हेडिंग डालो, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव समझ में आया कैसे हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं? बस 5 मिनट की क्लास और रह गई है, 2:30 बजे तक खत्म कर दूंगी। आज ज़्यादा लंबी क्लास तो नहीं हुई, 11:45 तो लगी है शायद क्लास, तो 2 घंटे की तो होती है। बस 2:30 बजे खत्म कर दूंगी। एक टॉपिक थोड़ा सा ही रह गया ये वाला, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। सुपरलेटिव डिग्री हेडिंग डालो। समझ में आया कंपैरिजन कैसे करने हैं अब? और अगर आपसे पूछा है इसके अंदर पॉजिटिव डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री वाले, पॉजिटिव कंपैरिजन वाले सेंटेंस कौन से हैं, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कंपैरेटिव के अंदर तो देन का यूज करके हो रहा है, पॉजिटिव के अंदर एज एंड सो का यूज करके हो रहा है, सो एज का यूज करके हो रहा है। गॉट इट? और कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहे हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल पता चल जाएंगे सुपरलेटिव कंपैरेटिव के अंदर भी एंड पॉजिटिव के अंदर भी। अब आ जाओ सुपरलेटिव पे। द गंगा इज होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अब सुपरलेटिव के अंदर हमने 2 से ज्यादा लोगों के बीच में क्या करा है? कंपैरिजन करा है, या 2 से ज्यादा चीजों के बीच में क्या करा है? कंपैरिजन करा है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी रिवर है, उसके अंदर सबसे ज्यादा होलीएस्ट रिवर कौन सी है? गंगा। तो गंगा इज होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो होलीएस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। अमेरिका इज द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे एडवांस्ड कंट्री कौन सी है? अमेरिका। गॉट इट? गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द मेटल्स। जितने भी मेटल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव क्या है? गोल्ड है। आयरन इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल द मेटल्स। ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, अब ये 3 डिग्रियां समझ में आ गई है। अब हमारे पास ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं कि कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, पॉजिटिव को सुपरलेटिव के अंदर चेंज करो। ये एक हेडिंग डाल दो, ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चेंज द डिग्री फ्रॉम डिग्री सेंटेंस। डिग्री सेंटेंस से ही डिग्री के अंदर चेंज करना है। अब ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और साथ में नेक्स्ट क्लास में हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी करेंगे, जिसका हमने थोड़ा सा क्रंच ही पढ़ा है, अभी बहुत ब्रीफ में पढ़ा है, उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास के लिए एडजेक्टिव के लिए।